नमस्कार। हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने पहले छोड़ दिया था, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्रों से। इस भाग में हमने अपना ध्यान औद्योगिक नीति की चर्चा से हटाकर शहरी उद्योगों की संरचना, स्वरूप और संगठन की एक और केंद्रित किया है। भारतीय शहरी अर्थव्यवस्था का स्वरूप वैध है। इसमें संगठित अथवा औपचारिक क्षेत्र और असंगठित तथा अथवा अनौपचारिक क्षेत्र समाविष्ट है। संगठित इसमें आपको समझ में आ जाएगा संगठित और असंगठित। हम आगे इसका एक्सप्लेन मैं करूँगी आगे चल के आपको। संगठित और असंगठित क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था की अलग अलग विशेषताएं हैं। जो संगठित हैं और जो असंगठित हैं, ये अलग अलग इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे आगे। संगठित क्षेत्र में विस्तृत पैमाने पर पूंजी और श्रम, उन्नत और आधुनिक प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व पाए जाते हैं। जो सार्वजनिक है और जो निजी है वो स्वामित्व पाए जाते हैं, प्रभुत्व पाया जाता है। किसमें? संगठित क्षेत्र में। श्रम और उत्पादन के नियमित और सुरक्षित बाजार, रोजगार, औपचारिक स्वरूप और औपचारिक शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता तथा प्रशिक्षण, मतलब होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कौशल आदि भी इसकी श्रम विशेषताएं हैं। दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र उपक्रमों की विशेषताएं हैं। असंगठित में क्या होगा? छोटे पैमाने पर श्रम, निजी अथवा पारिवारिक स्वामित्व। अगर मैं आपको इसमें संगठित और असंगठित का अगर मैं आपको शॉर्ट में डेफिनेशन दूं तो इसका हो जाएगा, जैसे संगठित हो गया जैसे सरकारी, और असंगठित हो गया जैसे निजी अपना। तो संगठित और असंगठित में यही फर्क है। निजी अथवा पारिवारिक स्वामित्व यह असंगठित। गहन श्रम, पिछड़ी औद्योगिक, अनियमित बाजार जो नियमित ना हो, अनियमित बाजार, असुरक्षित श्रमिक और प्राय बिना किसी लाइसेंस अथवा पंजीकरण के उद्योग शुरू करने की सुविधा में शहरी अर्थव्यवस्था के उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। इसमें यही बात की गई है, जो संगठित होता है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का मेन किसी के अंडर में काम होता है, जैसे सरकारी विभाग या उसमें काम होता है। लेकिन असंगठित में अपने आप से निजी काम, अपना ही पैसा लगाना, अपना ही पारिवारिक जो भी है उसके बारे में बताया गया है। इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें आपको इतना याद रखना है, आगे मैं आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि देखो इसमें चित्र दिए गए हैं, यातायात, अस्पताल, तो कहीं ना कहीं संगठित हैं। ये कोई निजी इंसान नहीं चला रहा है, ये सरकारी चला रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संगठित है। और व्यवसाय कोई भी असंगठित भी हो सकता है, ठीक है। और बैंक ये संगठित है, एक सरकारी उसमें चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप में दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार का स्वरूप वेतन मजदूरी है। मतलब जो मजदूर हैं उनको वेतन दिया जाता है संगठित क्षेत्र में। परंतु असंगठित शहरी क्षेत्र में वेतन, मजदूरी और स्वयं रोजगार दोनों का प्रचलन है। मतलब वेतन भी दिया जा सकता है और स्वयं भी कर सकते हैं, खुद का रोजगार भी कर सकते हैं। असंगठित में श्रमिकों को मजदूरी के आधार पर काम पर रखा जाता है। इनमें उत्पादन और मरम्मत, निर्माण, व्यापार, परिवहन और अन्य सेवाएं आती हैं। इनमें घरेलू क्रियाकलाप संबंधी कार्य भी सम्मिलित हैं। स्वयं रोजगार के क्षेत्र में रेहड़ी वाले जो रेहड़ी लगाते हैं, रेहड़ी वाले जो स्वयं रोजगार चलाते हैं, ये असंगठित लोग होते हैं जो किसी के बड़े उसमें काम नहीं करते। तो स्वयं रोजगार के क्षेत्र में रेहड़ी वाले, साइकिल वाले, ठेले वाले, रिक्शा वाले इत्यादि के काम सम्मिलित हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम असंगठित की बात कर रहे हैं, जिनका जो खुद के उस पर करते हैं, कोई उनके ऊपर कोई बड़े उसका हाथ नहीं होता है। भारत सरकार ने देश के आर्थिक विकास के लिए मुख्यतः संगठित क्षेत्र पर जोर दिया है। अब उत्पादन की पद्धति और लघु उद्योगों पर दृष्टिपात किया जाएगा। मतलब नज़र डालते हैं इस पर। उत्पादन की पद्धति,
भारतीय अर्थव्यवस्था को जब उत्पादन पद्धति की दृष्टि से देखा जाता है तो इसकी विविध रूपता मतलब विभिन्न रूप मल्टीफॉर्म स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें पूंजीवाद और पूर्व पूंजीवाद दोनों स्वरूप समाविष्ट हैं। हालांकि इसमें पूंजीवाद का प्रभुत्व और उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा है। इसे विविध रूपी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई है। विस्तृत व्याख्या करने से पहले हमें मतलब पूरी तरह से व्याख्या करने से पहले हमें उत्पादन की पद्धति जैसे शब्दों को समझना आवश्यक है कि उत्पादन की पद्धति है क्या। उत्पादन की पद्धति की अवधारणा का मार्क्स ने वर्णन किया है। वह इसमें उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों को समाविष्ट करता है कि उत्पादन की जो शक्तियां हैं और उत्पादन के संबंध को उसने समाविष्ट किया है। उत्पादन की शक्तियों में पूंजी, औजार, मशीनरी, कच्चा माल इत्यादि जैसी वस्तुएं आती हैं। अगर उत्पादन की बात की जाए, वेतन के लिए बाजार में श्रम बेचने वाले मजदूरों जो अपनी मेहनत करके ही पैसा कमाते हैं, श्रम बेचने वाले मजदूरों और उत्पादन साधनों के मालिक के बीच के संबंध को उत्पादन संबंध कहा जाता है। जो मालिक और मजदूर के जो बीच संबंध होता है उसी को उत्पादन संबंध कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास इतिहास में आदिकालीन प्राचीन सामंतिक जिसे कह सकते हैं जमींदार, सामंतिक, पूंजीवादी और समाजवादी से अत्यंत साम्यवादी प्रकार की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है जो हमारा समाज है। मार्क्स ने एशियाई पद्धति का वर्णन भी किया है। ऐतिहासिक विकास की इन अवस्थाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था की विभिन्न पद्धतियों का भी विकास होता है। आदिमकालीन समाज में समानतावाद उत्पादन पद्धति थी और प्राचीन समाज में दास उत्पादन पद्धति थी। अगर बात की जाए आदिकालीन, जो बहुत ही पुराने जब आदि मानव थे, आदिकालीन समाज में समानता की उत्पादन पद्धति थी और प्राचीन समाज में अगर बात की जाए तो दास उत्पादन पद्धति थी। दास ज़्यादा देखने को मिलते थे व्यापार में, हर जगह पे दास को। तो इस प्रकार कह सकते हैं एशियाई समाज में कृषि और सिंचाई पर आधारित एशियाई उत्पादन पद्धति थी। उत्पादन पद्धति थी एशियाई समाज में कृषि और सिंचाई पर। आगे बढ़ते हैं। सामांतिक समाज में विभिन्न माध्यमों जैसे वाणिज्य और उद्योग मंडल, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रयोग करते हैं। ये अपने फायदे के लिए सरकारी नीति को बनाने और लागू करने में भी अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक जैसे मदिरा पार्टियाँ मतलब शराब की पार्टियाँ, अनौपचारिक प्रबंध, इन्हें राजनीति के प्रभुत्वशाली वर्ग, अधिकारी तत्व और व्यवसायों में प्रभुत्वकारी स्तर के नज़दीक लाते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपनी अंतर्मुखी अभिवृत्ति के कारण वे संयुक्त परिवार प्रथा को बरकरार और मजबूत करने का प्रयास करते हैं और अन्य व्यापारिक घरानों के साथ वैवाहिक संबंध जोड़कर अपने परिवार की शक्ति को मजबूत करते हैं। मतलब बड़े घर से विवाह करेंगे ताकि उनकी जो शक्तियां हैं और भी मजबूत हो जाएं, क्योंकि वो वैसे ही अमीर हैं और अपने बच्चों का विवाह भी अमीर घर में करेंगे तो उनकी शक्तियां तो वैसे ही मजबूत हो जाएंगी। उत्पादन और सेवाओं के क्षेत्र में हो रहे आंतरिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन और संघर्षों के बावजूद देश की पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन से लाभ बढ़ाने के लिए सारी पूंजीपति एक हो जाते हैं। इस तरह वह देश में अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार समाज में जो लोग अमीर होते चले जाते हैं तो किस प्रकार अमीर ही अमीर होते चले जाते हैं। शहरी श्रमिक वर्ग, जो मजदूर वर्ग है शहर में, उसके बारे में बताया गया है। शहरी श्रमिक वर्ग में दोनों प्रकार के श्रमिक, वेतनभोगी जिन्हें वेतन मिलता है और मजदूर और स्वयं रोजगार श्रमिक आते हैं जो खुद रोजगार चलाते हैं, जैसे रेडी वाले हो गए तो इनका स्वयं
क्योंकि उनको कोई वेतन नहीं देता है आपकी, तो इसीलिए कह सकते हैं ये स्वयं रोजगार श्रमिक आते हैं। ये वर्ग गरीब, शक्तिहीन और बड़े पैमाने पर असंगठित होते हैं। इनमें किसी का कोई इनको वेतन नहीं देता है, तो इस प्रकार कह सकते हैं ये असंगठित होते हैं। यह एक शोषित वर्ग है, मतलब कहीं ना कहीं लोग जो भी बड़े बड़े लोग हैं इनका शोषण करते ही हैं किसी न किसी रूप में। संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र में इस वर्ग के लोगों का शोषण अधिक होता है। तो कह सकते हैं जो संगठित क्षेत्र में लोग होते हैं ना, उनका कम होता है असंगठित क्षेत्र के लोगों को जितना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संगठित होते हैं इनको तो वेतन मिलता है, और जो ये होते हैं ये असंगठित लोग होते हैं, ये अपना ठेला चलाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं शोषण ज़्यादा होता है क्योंकि उनको वेतन तो मिलता नहीं है। तो वही बात इसमें की गई है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का शोषण अधिक होता है। देख लीजिए, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का शोषण अधिक होता है क्योंकि इन्हें पुरुष कामगारों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। इनको जो वेतन मिलता है ये पुरुषों के मुकाबले बहुत कम मिलता है। हालांकि संगठित क्षेत्र में मजदूर संघ होते हैं, एक यूनियन कह सकते हैं, ट्रेड यूनियन जैसे होते हैं, तो एक मजदूर संघ होते हैं जो मजदूरों के हितों की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो ये जो संघ है तो ये उसका विरोध करता है कि हमारे डिपार्टमेंट की बंदी को या बंदी को क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो ये संघ मजदूर संघ होते हैं, ये इसका विरोध करते हैं अगर उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार किया जाता है तो इसमें देख सकते हैं बनाए संघ होते हैं जो मजदूरों के हितों की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं। इन संघों का विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दलों से संबंध होता है। राजनीतिक दलों से संबंध होता है इन संघों का, जिससे श्रमिक वर्गों की एकता में बाधा आती है। दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों की आय में बड़ा अंतर तथा प्रौद्योगिकी विषमता होती है। आय मतलब वेतन में बड़ा अंतर होता है, जैसे मैंने अभी पहले ऊपर ही बता दिया आपको इसमें पढ़ के कि इसमें इनके आय में इनके वेतन में भी डिफरेंस होता है। इसके अतिरिक्त इनमें परंपरागत विभाजन जैसे जाति, भाषा व धर्म, परंपरागत विभाजन के स्वरूप जैसे श्रमिकों की सामाजिक विषमता होती है। ये सब कारक श्रमिकों के हितों की बढ़ोतरी और सुरक्षा करने वाली संपूर्ण वर्ग चेतनता और संगठन के विकास में बाधा डालते हैं। ये जो जाति पाति जैसे से रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं ये एकता नहीं होने देती। इस प्रकार कह सकते हैं कि हितों की बढ़ोतरी और सुरक्षा करने वाली संपूर्ण श्रमिक वर्ग और संगठन के विकास में बाधा डालते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं शहरी माध्यम वर्ग। उसमें हमने पढ़ा शहरी श्रमिक वर्ग के बारे में पढ़ा, शहर में जो मजदूर वर्ग है उनके बारे में पढ़ा। इसमें पढ़ेंगे शहरी माध्यम वर्ग। इन दोनों प्रमुख शहरी वर्गों के अतिरिक्त स्वतंत्रता के बाद माध्यम वर्ग तेजी से उभर कर सामने आया। माध्यम वर्ग उन लोगों को कहा गया है जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए हमारे, तो ऐसे लोग जो कह सकते हैं डॉक्टर हुए, टीचर्स हुए, वकील हुए, ये सारे माध्यम वर्ग हैं। इन दोनों प्रमुख शहरी वर्गों के अतिरिक्त स्वतंत्रता के बाद माध्यम वर्ग तेजी से उभर कर सामने आया। इस वर्ग के सदस्य बहुत से व्यवसायों जैसे शिक्षण, जैसे मैंने बताया शिक्षा देते हैं, शिक्षण, पत्रकारिता, समाचार पत्र वाले, कानून और प्रशासन आदि में कार्य करते हैं। ये उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में भी प्रबंधकीय और देखरेख के पदों पर काम करते हैं, बड़े बड़े पदों पर ही काम करते हैं। हालांकि इस वर्ग के सर्वेक्षणगण जीवन के सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इनको जीवन की हर सुख सुविधाएं, क्योंकि इनका अच्छा खासा वेतन होता है तो इनको जो भी मन करता है ये खरीद लेते हैं, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। फिर भी इनमें से अधिकांश लोगों का जीवन स्तर औसत दर्ज होता है, मतलब मीडियम होता है, न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो, मीडियम होता है ज़्यादातर अधिकांश लोगों का। ये वर्ग सामाजिक तौर पर बिखरा और असंगठित है। यह वर्ग समाज की क्रांतिकारी पूर्ण संरचना के पक्ष में नहीं होता, परंतु इस वर्ग का एक भाग सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए मेहनती जनसमूह के साथ मिल गया है। मतलब ये वर्ग कई बात कही जाए तो जो परिवर्तन है उसमें ज़्यादा नहीं हाथ डालता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने काम में बिजी होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कुछ वर्गों की या अधिकतर लोगों की, तो ये चाहते हैं कि सामाजिक जो परिवर्तन है उसमें ये
परिवर्तन होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम इसमें अगर आपके पास बुक होगी तो पढ़ लीजिएगा, वैसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं जाति और व्यवसाय। इसमें पढ़ेंगे जाति और व्यवसाय क्या है, किस प्रकार एक दूसरे के। आमतौर पर कहा जाता है कि व्यावसायिक संरचना की विभिन्नता और नए व्यावसायिक अवसरों के सर्जन के परिणाम स्वरूप शहरी अर्थव्यवस्था में परंपरागत व्यवसाय के साथ जाति का सहचर बहुत कम हो गया है। शहरों में जाति का सहचर बहुत कम हो गया है। इसके अतिरिक्त ये भी मान्यता है कि शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिशीलता की दर ऊंची है। इन विषयों से संबंधित कुछ अनुभवों पर आधारित अध्ययन भी हैं। निर्जातीय शास्त्रीय विवरण से ले गए उदाहरण की चर्चा करने के पश्चात भारत में व्यावसायिक समुदायों पर दृष्टिपात किया जाएगा। कुछ अध्ययन के बारे में हम बात करेंगे जो क्या बताते हैं। विक्टर डिसूजा ने चंडीगढ़ शहर के अध्ययन में यह देखा कि विभिन्न जाति श्रेणियों की व्यावसायिक संरचना भिन्न है। जो श्रेणी है, विभिन्न जाति श्रेणी, उनकी व्यावसायिक जो कार्य करते हैं उनकी संरचना भिन्न है और यह हिंदू तथा सिख जातियों में पाई जाने वाली व्यावसायिक श्रेणीबद्धता के अनुकूल नहीं थी। हैरोल्ड गूल्ड ने लखनऊ के 50 रिक्शे वालों का अध्ययन किया। किसने? हैरोल्ड गूल्ड ने लखनऊ के 50 रिक्शे वालों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से मतलब इन पे काम किया, इनसे बातचीत की, इनके बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी ली। तो इसका अर्थ यही हुआ कि अध्ययन किया, रिक्शे वालों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि इस व्यावसायिक श्रेणी में 27 हिंदू थे, जिसमें सबसे नीची जाति के चमार से लेकर ऊंची जाति के ब्राह्मण भी थे। इसके अतिरिक्त 4 नेपाली हिंदू और 19 मुसलमान थे। ये तथ्य जाति प्रथा की व्यावसायिक विशेषता के पूर्ण विघटन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ है कि ये जो लोग हैं जिनकी मैंने अभी बात की, ये कहीं ना कहीं जैसे ब्राह्मण है, ऊंची जाति का है, लेकिन वो छोटी जो जाति के लोग करते हैं, काम करते हैं, वो भी काम कर रहा है। इसमें ही पढ़ेंगे हम। तो प्रस्तुत करता है बम्बई में औद्योगिक श्रम बल के आविर्भाव के अध्ययन में एमडी मॉरिस ने यह अवलोकन किया है कि श्रम बल में सभी उच्च और निम्न जातियां थीं। जो श्रम बल है इसमें उच्च जातियां और निम्न जातियां थीं, जिसमें विशेषकर रत्नगिरी जिले के मराठा प्रवासी थे। बम्बई में घरेलू नौकरों के अध्ययन से बी मेहता ने यह स्पष्ट किया है कि इनमें से अधिकांश निम्न जातियों के थे और ये अप्रवासी थे। बी के खुराना और एन जे उमिरकर के द्वारा क्लर्कों पर किए गए अलग अलग अध्ययनों से यह पता चला कि वे प्राय उच्च जातियों के थे। तो इसमें ये कह सकते हैं इन्होंने ये सब ने अपने अपने अध्ययन किए। आपको ज़रूरी नहीं कि इन सबको याद किया जाए, आपको जितना हो सके उतना आप समझ लीजिएगा। बस समझ लीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक चीज़ को बस जो एग्ज़ाम में लिखना होता है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखें। इसके अलावा कुछ अध्ययनों अनुसूचित जाति के सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता पर किए गए हैं। सुनंदा पटवर्धन के पूना की अनुसूचित जातियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है। इसमें आप ना 2-3 पॉइंट्स नाम के द्वारा 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पष्ट होता है कि जाति और परंपरागत व्यवसाय के बीच संबंध की घनिष्ठता परिवर्तनशील है। जाति सहचार का अनुपात इस प्रकार है: जूते बनाने वालों में चमार 69% और महार 0 है। इन आंकड़ों से यह प्रमाण मिलता है कि महार पूरी तरह से अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ चुके थे। जो महार जाति के हैं इन्होंने अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़ दिया है। उन्होंने कार्यालयों में नौकरी का व्यवसाय अपना लिया है। जो जैसे डॉक्टर नहीं, जैसे बैंकर्स हुए, तो कहीं ना कहीं कार्यालयों में नौकरी का व्यवसाय अपना लिया था। अन्य अनुसूचित जातियों के लोगों ने सीमित अनुपात में गैर परंपरागत व्यवसायों को अपना लिया था। अंततः इस अध्ययन से जाति और व्यवसाय के बीच सकारात्मक संबंध नहीं पाए गए थे। आगरा के जाटों पर लिच के अध्ययन से ये भी प्रमाण मिलता है, लिच ने अध्ययन किया आगरा के जाटों पर, कि इस जाति में भी सामाजिक गतिशीलता आई है। मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक गतिशीलता का अर्थ ये है कि अपनी मेहनत के द्वारा कोई पोस्ट प्राप्त कर लेना, उसके बाद इनकी जो
क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत से प्राप्त की है, तो इनमें समाज में इनकी कहीं गतिशीलता बढ़ी है। तो पढ़ते हैं, शहरी भारत में व्यापारिक समुदाय। व्यापारिक समुदाय किस प्रकार है शहरी भारत में? तो व्यापारिक समुदायों के संबंध में यह अवलोकन किया गया कि भारत में व्यापार का इतिहास कुछ एक सामाजिक समूहों की विशिष्ट जातियों का इतिहास है। परंतु यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि व्यापारिक समुदाय का अभिप्राय हमेशा जाति समूह से ही नहीं होता। बहुत से अध्ययनों में धार्मिक और क्षेत्रीय समूहों को जाति के रूप में समझा गया है, जैसे पारसी, जैनी, मारवाड़ी। वास्तव में पारसी और जैन धार्मिक समुदाय हैं और वे जाति प्रथा के ढांचे से बाहर हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मारवाड़ी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र से जुड़े हैं। बहुत वर्षों से इन्होंने धीरे धीरे अपने व्यापारिक गतिविधियों को संपूर्ण भारत में फैला लिया। वास्तव में सामाजिक समूहों जैसे बनिया, पारसी, लोहाना और गुजरात में मुसलमान, बंगाल में ब्राह्मण, पंजाब में खत्री और दक्षिण में चटियार आदि ने व्यापारिक अवसर हथिया लिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये अपना व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे गुजरात के लोगों को देख लीजिए, ये व्यापार में तेज होते, पारसी लोग व्यापार, पंजाबी लोग भी व्यापार में तेज हो रहे हैं अब। तो सारे आप देख सकते हैं। आगे बताएंगे कि मतलब कह सकते हैं कि अपनी जाति के आधार पर, जैसे मारवाड़ तो अपनी जाति कहीं ना कहीं अपने एक नेम के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये गुजराती बहुत ज़्यादा अपना व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अपना लिया है। कुछ निम्न जाति समूह जिनका किसी परंपरागत धंधे से संबंध नहीं था, वह अब व्यापार में लग गए हैं। मतलब इनके पास कहीं ना कहीं पुराने टाइम में ये कोई व्यापार, इनका परंपरागत कोई काम नहीं था, लेकिन अब ये लग गए हैं। जैसे हावड़ा क्षेत्र की निम्न स्तरीय किसान जाति, मोहिशीमा और पंजाब की रामगढ़िया जाति। वास्तव में व्यापारिक संस्थाओं के उदय और विकास में कई तरह की ताकतों की भूमिका रही है। संस्थाओं के विकास और ये व्यापारिक जो लोग व्यापार में उठते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी ताकतों की भूमिका रही, चाहे पैसे में ही इनकी ताकत हो। एन.आर. शेठ के अनुसार ये शक्तियाँ मनोवैज्ञानिक कारकों की समाविष्ट करती हैं। प्रेरणा, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, कौशल और व्यापार से संबंध अभिव्यक्त मनोवैज्ञानिक कारक है। आर्थिक अवसरों और राजनीतिक स्थिरता और अनुकूलन व्यापारिक वातावरण का होना भी व्यापारिक संस्थाओं के विकास में सहायक होता है। समकालीन व्यापारिक प्रणाली के साथ संपर्क और सामाजिक परिवर्तन काल के दौरान सामाजिक समूहों पर आपातकालीन दबाव आदि कारक व्यापारिक समुदाय के आविर्भाव में सहायक होते हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे पूंजीवादी कौन है? तो अमीर वर्ग ही पूंजीवादी हैं, जिनके पास जो व्यापारिक होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।